ये तस्वीर तो याद होगी आपको, किस तरीके से खिड़की से हाथ निकालकर बच्चे मदद मांग रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि किडनैपर से किसी भी तरीके से उन्हें छुड़ा लिया जाए। लेकिन अब इसी मुंबई की एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। लाल रंग की एक बस, बेस्ट बस, डबल डेकर बस है और इसके अंदर एक आदमी आपको दिख रहा होगा, उम्र महज 23-24 साल, जिसके हाथ में बंदूक है और खिड़की के जरिए वो बंदूक बाहर निकालकर मुंबई पुलिस को धमकाने की कोशिश कर रहा है और मुंबई पुलिस से कुछ डिमांड्स रख रहा है। वो कह रहा है कि वो किसी की हत्या करने आया है और उसे वो हत्या कर लेने दी जाए। दरअसल ये जो आपने तस्वीर देखी ये साल 2025 की है और ये जो तस्वीर देखी ये तस्वीर है साल 2008 की। दोनों ही तस्वीरों को जब आप देखेंगे, दोनों ही कहानी को जब आप समझेंगे तो समझेंगे कि रोहित आर्या और राहुल राज दोनों ही एक तरीके से एक सरकारी संस्था के खिलाफ, एक योजनाओं के खिलाफ उठकर सामने आते हैं और फिर हाईजैकिंग का प्लान बनाते हैं। 2008 की इस तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो बस है, अगर मैं आपको क्लियर बताऊं तो बेस्ट बस है, रूट नंबर 332। इसी बस में राहुल राज आपको दिखाई दे रहा है और खिड़की के जरिए ये कुछ बोलता दिखाई दे रहा है, ये पुलिस वालों को धमका रहा है, इसके हाथ में गन है और फिर ये अचानक से उठता है और बस में इधर से उधर छटपटाने लगता है। इसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, तस्वीर थोड़ी सी बदलती है और फौरन पुलिस वालों की टीम, इस वक्त यहाँ पर 100 से ज्यादा पुलिस वाले मौजूद थे और वो चुपचाप इस बस को घेरते हैं और एक एक करके जैसे ही इस बस में दाखिल होते हैं फौरन ही राहुल राज का एनकाउंटर कर दिया जाता है। और इसके बाद जिस तरह से रोहित आर्या के एनकाउंटर पर सवाल उठे, वैसे ही राहुल राज के एनकाउंटर पर भी कई सवाल उठे। सबसे पहले आपको 2008 की ये पूरी वारदात को समझना होगा। दरअसल देखिए, होता कुछ ऐसा है कि मुंबई का कुर्ला इलाका और वहां पर करीब 27 अक्टूबर 2008 को ये जो रोहित आर्या ने जो किडनैपिंग की वो भी 30 अक्टूबर को की थी और ये 2008 में जो किडनैपिंग हुई वो भी 27 अक्टूबर को हुई। अब ये कैसे होती है तो देखिए, 2008 जो साल था वो बेहद, आप यूँ समझिए, मनहूस साल था। उस वक्त दिल्ली में भी धमाके हुए थे, गुवाहाटी में धमाके हुए थे, कई ऐसे स्टेट थे जहां पर बम धमाके हुए थे और मुंबई जो था वो 2008 में काफ़ी शांत था। अगर मुंबई की बात करें तो साल 2006 में वहाँ पर ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से कोई भी ऐसी आपदा, कोई भी ऐसी टेरर एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अचानक से 27 अक्टूबर 2008 को करीब 10 बजे के आसपास मीडिया में खबर फैलती है। जो रिपोर्टर्स वहां पर लोकल काम करते थे, स्ट्रिंगर्स थे, उनको खबर मिलती है, पुलिस तक खबर पहुंचती है कि एक बस जो है 332 जो बेस्ट बस है मुंबई की, डबल डेकर, वो कुर्ला इलाके से गुजर रही थी और उसे हाईजैक कर लिया गया है और वहां पर बंदूकधारी लोग हैं। अब पहली बार जैसे ये खबर सामने आती है, लोगों को पता लगता है, तो सबको ये समझ में आता है कि शायद कोई टेरर एक्टिविटी है, उस बस को हाईजैक करने वाले कोई टेररिस्ट हो सकते हैं। अब रिपोर्टर्स वहां पहुंचते हैं, मीडिया कर्मी वहां पहुंचते हैं, तो उन्हें वो जो मंजर देखते हैं, वो जो उस वक्त वो जो सीन देखते हैं वो बेहद चौंकाने वाला था। उस बस के अंदर कोई भी इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी नहीं था, कोई भी टेररिस्ट नहीं था, बल्कि एक आम शख्स, कोई और नहीं बल्कि राहुल राज, जो अपने आप को कॉमन मैन बता रहा था। उम्र उस वक्त उसकी 25 साल थी। उसका दूसरा नाम कहें तो कुंदन सिंह, और तो और बिहार के पटना का वो रहने वाला था और एक्सरे फैकल्टी में पढ़ाई कर रहा था और मुंबई आया था ताकि वो एक नौकरी पा सके, अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। अब होता क्या है कि जब जो करीब 10:30 के आसपास जो ये शख्स है, जब ये खबर पूरी फैलती है तो पता लगता है कि उससे पहले बस में चढ़ता है और बस जिस रूट पे जा रही होती है तो उसे लगता है कि कुछ लोग जब उतर गए हैं बस से, अब करीब 15-16 लोग उस बस के अंदर रह गए हैं, कुछ नीचे बैठे हुए हैं, कुछ ऊपर वाले फ्लोर पर बैठे हैं बस के,
तो जब उसे ये समझ में आता है तब फौरन वो सीधे तौर पर कंडक्टर के पास पहुंचता है। इसके पास हथियार था, एक रस्सी थी, उससे कंडक्टर के गले पर रस्सी से अटैक करने की कोशिश करता है। ये जान से मारने की कोशिश उस वक्त नहीं करता, इस पे ध्यान रखिएगा कि जान से मारने की कोशिश उस वक्त नहीं करता, लेकिन कंडक्टर पर अटैक करता है, उसको कोहनी से मारने की कोशिश करता है और उससे कहता है जहां मैं बोलता हूं उस तरफ बस लेकर चलो। अब जैसे ये चीजें फैलती हैं, लोगों को पता लगता है, क्योंकि इसने खिड़की के जरिए जो बंदूक थी उसे बाहर निकाल रखा था, जिसके जरिए बाहर के लोगों को पता लगा और ये खबर धीरे धीरे फैलती चली गई। अब वहां पर बकायदा पूरा जो वाक्य था 10:30 बजे के अराउंड हो रहा था, पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस के पहुंचने के बाद उस वक्त वहां पर 100 से ज्यादा पुलिस वाले मौजूद थे और पुलिस के पहुंचने के बाद ये जो शख्स है ये उनसे कहता है कि मैं राज ठाकरे को मारने आया हूं। वहां के लोग जो उस बस में मौजूद थे वो भी बताते हैं कि वो शख्स बार बार चढ़ रहा था, कंडक्टर को मार रहा था और कह रहा था कैसे भी करके इस बस को सिर्फ तुम गोल गोल घुमाते रहो, मुझे कुछ बात करनी है बड़े लोगों से, और चिल्ला रहा था कि मुझे राज ठाकरे को मारना है, कैसे भी करके मुझे सिर्फ राज ठाकरे को खत्म करना है। एक शख्स पटना से मुंबई आता है और उसका सिर्फ एक एम कि उसे राज ठाकरे को मारना है। पुलिस को भी बहुत सारी चीजें अजीब लगती हैं। अब ऐसे में ये जो शख्स है जब ये देखता है कि 100 से ज्यादा पुलिस वालों की टीम वहां पर आ चुकी है, तो ये हड़बड़ी में, इस बस में आप देखिए किस तरह से इधर उधर घूम रहा है, हड़बड़ी में राहुल राज एक फायरिंग करता है और वो जो गोली थी वो जाकर अंदर बैठे एक पैसेंजर को लगती है, जिससे वो घायल हो जाते हैं। अब पुलिस को लगता है कि बात बिगड़ती जा रही है, पुलिस उससे बात करने की कोशिश करती है, उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। राहुल राज से पूछा जाता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी हम कौन सी ऐसी डिमांड है जो पूरी कर सकते हैं। तो इसके बाद राहुल आराम से सीट पर बैठता है, एक नोट लिखता है और पुलिस की तरफ वो नोट फेंकता है। उस नोट को जैसे ही पुलिस की टीम पढ़ती है उसमें लिखा होता है कि मुझे राज ठाकरे को खत्म करना है। अब ये जानने के बाद हर कोई परेशान था कि आखिर राज ठाकरे को खत्म करना क्यों चाहता है शख्स। तो इसके पीछे की भी वजह ये पता लगती है कि आप 2008 के टाइम में जब मुंबई को याद करेंगे या समझेंगे तो उस वक्त जो उत्तर भारत के लोग थे, यूँ समझिए यूपी बिहार के जो लोग थे, उन्हें भगाया जा रहा था, उनके साथ मारपीट होती थी, यहाँ तक कि उनको नीची नज़र से देखा जाता था। और ये जो रवैया था राज ठाकरे का उत्तर भारतीय यानी यूपी बिहार के लोगों की तरफ जो रवैया था, जो वो भड़काऊ भाषण देते थे, इन सारी वजह से मुंबई में माहौल खराब हो गया था, नफरत फैल रही थी। और तो और जो मुंबई के लोग थे वो भी उत्तर भारत यूपी बिहार के लोगों को गलत नज़र से देखते थे, उनके खिलाफ भड़काऊ चीज़ कहते थे, उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं करते थे। और तो और कई जगह पर लोगों को मारा पीटा भी जा रहा था, मार मार कर वहाँ से भगाया भी जा रहा था, कई लोग की रोजी रोटी भी छिन रही थी। और ये सारी चीज़ हो जाने के बाद ये जो आदमी है, जो राहुल राज है, इसको बहुत गुस्सा आता है। इसे लगता है कि जो राज ठाकरे है उसे ख़त्म करके मुंबई को शांत किया जा सकता है, ये जो इसकी सोच है ये खत्म हो जाएगी। और इसीलिए वो प्लान बनाता है हाईजैकिंग का। उसे समझ नहीं आता कि वो करे क्या, और इसीलिए वो एक चलती बस को हाईजैक करता है, बाकायदा एक गन लेता है और गन लेकर उस बस में बैठ जाता है। लेकिन गनीमत ये रहती है कि उस बस में उस वक्त सिर्फ 15-16 लोग मौजूद होते हैं और एक शख्स को गोली लगती है। अब जब पुलिस को सारी कहानी समझ में आती है कि इसको राज ठाकरे को इसलिए मारना है और ये पूरी तरीके से पागल हो चुका है, तो पुलिस प्लान करती है। करीब 1-1.5 घंटे तक पूरा ये जो ऑपरेशन था चलता है, पुलिस की पूरी प्लानिंग होती है। और जो सब कमांडो, जो पुलिस की टीम मौजूद थी, वो धीरे धीरे ड्राइविंग सीट के जरिए छुप छुप के इस बस में दाखिल होते हैं। और दाखिल होते ही जो एक शख्स है पुलिस की टीम के, वो बताते, दरअसल उन्होंने एक बुक भी लिखी थी उसमें इस पूरे वाक्य पर, तो वो बताते हैं कि जैसे ही वो उस बस में चढ़ते हैं तो उस वक्त ये जो शख्स था यानी राहुल राज था, इसके पास गन थी और इसने एक पैसेंजर को अपने इस तरह से पकड़ा हुआ था, जैसे कहते हैं ना किडनैपिंग करते, तो उसने उसका गला पकड़ा हुआ था और बंदूक उसकी तरफ रखी हुई थी। अब ये देखकर जो पुलिस की टीम है वो डर जाती है, उन्हें लगता है कि ये जो पैसेंजर है उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, उन्हें मार देगा। अभी तक तो एक शख्स घायल हुआ है और इसी आपाधापी में जैसे ही पुलिस उसे सरेंडर करने को कहती है, वो फायरिंग करना शुरू ही करता है कि फौरन जो पुलिस की टीम है उसे पीछे से घेरती है, ड्राइविंग सीट की तरफ से घेर दिया जाता है। अब वो घिर जाता है और पीछे से गोलियां चलती हैं, आगे से गोलियां चलती हैं, और जिसके चलते 3 गोलियां उस वक्त राहुल राज को लगती हैं और इसके बाद उसकी जो सांसें हैं वो उखड़ने लग जाती हैं। फौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान राहुल राज की मौत हो जाती है। मुंबई में सबको पता है, ये कोई छुपाने की बात नहीं है। और वो 24 तारीख को बम्बई गया था, एक नया शहर है, वहां पर इतना बड़ा कोई कांड भी है, किसी बस को किडनैप करने का कैसे कर लेगा? एक बस को किडनैप करने के लिए बहुत तरह का प्लानिंग होता है, बहुत दिन पहले उसका सेटिंग होता है। अब राहुल राज जो एक किडनैपर था, जिसने किडनैपिंग करने की कोशिश की, जिसकी वजह से एक शख्स जो घायल हुआ,
जब उसे अस्पताल ले जाया गया, उसकी मौत हुई और 3 राउंड गोलियों की बात आई तो मुंबई पुलिस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए। ये कहा गया कि जो मुंबई पुलिस है उसने हत्या की है, ना कि एनकाउंटर। ये तक चीजें कही गई कि उस बस में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। यहाँ तक कि जिस डबल डेकर बस में ये जो राहुल राज मौजूद था उसके ऊपर वाले फ्लोर में ज्यादा लोग नहीं बैठे थे, एक ही शख्स घायल हुआ था, तो पुलिस को गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस तरीके के तमाम सवाल उठाए गए पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, लोगों के द्वारा। कई लोगों ने इस तरह से सवाल किए। लेकिन अगर आप ये सोचिए, उस शख्स ने जिस आदमी को पकड़ा हुआ था, जिसके गले को पकड़ा हुआ था, जिसके सिर की तरफ बंदूक रखी हुई थी, उस पर क्या गुजर रही होगी? अगर पुलिस उस वक्त राहुल राज को मारती नहीं या उस पर गोलियां नहीं चलाती तो सोचिए क्या वो आदमी जिंदा बचता? क्योंकि आप उस माहौल को समझिए, बस के अंदर भले 15-16 लोग बैठे हैं, नीचे के लोग सेफ हैं, कुछ जो 5-6-7-8 लोग ऊपर बैठे हैं उनकी तरफ बंदूक घूमी हुई है, जिसमें से एक शख्स घायल हुआ है। लेकिन वो शख्स का सोचिए जिसने किडनैपिंग की है, जो बस पर अटैक कर रहा है, जो कंडक्टर को मार रहा है, जो बाहर गोली दिखा रहा है, उसका दिमागी स्तर कहां तक जा सकता है? वो आया भले ये सोचकर था कि उसे राज ठाकरे को मारना है, उसे किसी और को हानि नहीं पहुंचानी, लेकिन फिर भी राहुल राज के चक्कर में एक शख्स जो है वो घायल हुआ। और हो सकता है कि वो जब पुलिस उसकी बातें नहीं मानती तो हो सकता है वो किसी का खून भी कर देता। वो तो चिल्ला रहा था कि मैं राज ठाकरे को मारने के लिए आया हूँ करके, शायद उसका वो मकसद हो सकता है। अगर राज ठाकरे को मारना चाहता था, मारने के लिए शिवाजी पार्क भी जा सकता था। शायद वो मकसद क्या था वो डिटेल मालूम नहीं पड़ा। आपको लगता है कि उसको जिंदा पकड़ा जा सकता था? जिंदा पकड़ा जा सकता था, लेकिन जो उसने बस में से जो फायरिंग किया, रिवॉल्वर में से जो फायरिंग किया, फायरिंग की वजह से थोड़ा पुलिस वाला भी प्रेशर में आ गया, पब्लिक भी बहुत था। अगर वो गोली शायद इधर उधर जाती तो किसी की जान भी जा सकती। तो ऐसे में पुलिस पर तमाम तरीके के सवाल उठाए गए और कहा गया कि राहुल राज कोई भी खूंखार अपराधी नहीं था, पुलिस उसे पकड़ भी सकती थी, लेकिन उसकी आवाज को दबाया गया। ठीक उसी तरीके से जैसे 30 अक्टूबर को रोहित आर्या का एनकाउंटर किया गया। जिस तरह से रोहित आर्या ने 17 बच्चों को एक स्टूडियो के अंदर, आर्या स्टूडियो के अंदर किडनैप करके रखा और इसके बाद जब पुलिस बाथरूम के जरिए, कमांडो जो 8 कमांडो थे बाथरूम के जरिए अंदर दाखिल होते हैं, 35 मिनट तक ये ऑपरेशन चलता है, करीब आधे घंटे तक, और एक एक बच्चों को निकाला जाता है। और जैसे ही जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलती हैं, क्योंकि जो रोहित आर्या था वो भी अपनी तरफ से फायरिंग करता है पुलिस के ऊपर, और तब जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी फायरिंग करती है और इसके चलते रोहित आर्या को गोली लगती है और उसको फौरन अस्पताल भी ले जाया जाता है। लेकिन ये पूरा मामला 2:45 के आसपास का था। 5 बजे खबर आती है कि उसकी मौत हो गई है उस एनकाउंटर में जो गोली लगी थी उसकी वजह से, जिसके बाद फिर से पुलिस पर ये आरोप लगे कि पुलिस चाहती तो वो सरेंडर करवा लेती, पुलिस चाहती तो वो ऐसा कर सकती थी कि उसको बहला फुसला कर, उसकी डिमांड मानकर या कुछ भी उससे बातें पूछकर चीज़ें कर सकती थी। लेकिन आप सोचिए, क्योंकि इस मामले में जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी निकाली उसमें पता लगा कि जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अंदर मौजूद थे, आप उनसे पूछिए, जो लोग बाहर हैं जिन्होंने सिर्फ खबर सुनी, वो सिर्फ ये कह दे रहे हैं कि मारना नहीं चाहिए था या उसका एनकाउंटर गलत है। हो सकता है पुलिस ने प्लानिंग के तहत या सारी चीज़ें सोच समझ के की हो या सारी चीज़ें पुलिस ने तय किया हो कि हमें एनकाउंटर ही करना है, लेकिन वो जो पेरेंट्स हैं वो साफ तौर पर उन्होंने जो मंजर बयां किया वो बता रहे हैं कि वो किस कदर डरे हुए थे। क्योंकि एक शख्स जिसके पास कुछ केमिकल्स हैं, एक गन है जिससे वो पुलिस पर भी फायर कर रहा है, बच्चे अंदर बंद हैं, बच्चों को डर लग रहा है, तो वो मंजर सोचिए। क्योंकि पेरेंट्स ने बाहर आके कुछ लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाता तो उसकी जवाबदेही कौन लेता? अगर एक भी बच्चा मर जाता या एक भी बच्चा घायल हो जाता तो उसकी जवाबदेही कौन लेता? पेरेंट्स ने साफ तौर पे कहा है कि क्या वो लोग जो आज बोल रहे हैं कि पुलिस ने गलत मार दिया, पुलिस ने उसको अब उसकी आवाज़ दबा दी, तो क्या वो लोग इस मैटर पर सामने आते? हालांकि रोहित आर्या के केस में ये जानना ज़रूरी है कि वो किन बातों को लेकर सामने आना चाहता था, क्योंकि उसने साफ तौर पर कहा था कि बड़े अधिकारियों से उसे बात करनी है, उसे जानना है, उससे कुछ सवाल पूछने हैं। क्योंकि जिस तरह से इसमें शिवसेना के एक नेता का नाम सामने आया कि एक स्कूल के लिए उसे टेंडर मिला था जिसके लिए उसे पैसे भी नहीं मिले, यहाँ तक कि ये बात आई कि स्कूल में जो भी एक प्लान बन रहा था उसका क्रेडिट तक उसे नहीं दिया गया। 2 करोड़ रुपए की बात थी, वो उसे पैसे भी नहीं दे गए। यहाँ तक कि पूरा स्ट्रक्चर, पूरा प्लान, हर एक चीज़ रोहित आर्या ने तैयार की थी, लेकिन उसके बावजूद उसे ऐसा लगा उसके साथ फ्रॉड हुआ, उसे धोखा दिया गया, उस पूरे प्रोसेस का, उस चीज़ का उसे क्रेडिट नहीं दिया गया, उसे पैसे नहीं मिले, और तो और जब उसने शिकायत करनी चाहिए तो भी उसकी बातें नहीं सुनी गई और इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। हालांकि
अभी भी तमाम तरीके के सवाल मुंबई पुलिस पर उठ रहे हैं और फिलहाल जो बच्चे हैं वो अपने घर में सुरक्षित हैं। लेकिन इन दोनों ही केस में आपने ये देखा कि सिस्टम से परेशान होकर वहां पर राज ठाकरे का इस तरह से भड़काऊ बयान, जिसकी वजह से एक शख्स, उसके मन में पागलपन पनपता है, उसको लगता है कि उत्तर भारत के लोगों के साथ ठीक नहीं हो रहा और वो ठानता है कि उसे राज ठाकरे को खत्म करना है, जिसके लिए वो डायरेक्टली सिस्टम तक पहुंचने के लिए जब उसे लगता है कि उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही तो उसे कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिसके जरिए वो पूरी देश की नजर में आ जाए। और इसीलिए राहुल राज ने, रोहित आर्या ने, दोनों ने ही हॉस्टेज या यूं समझिए हाईजैकिंग का तरीका अपनाया। आप अंदर नहीं बैठो, आप बाहर चौकी पे हो। मुझे ऐसा हमारा डाउट आ गया, मैं क्या ऐसा, वो सर कब का ऐसे बोलते नहीं थे, तो ऐसे नहीं कि ठीक है। वो बोले सासूबाई को अंदर बोला, बोले वो ठीक है, और मैं बाहर आया तो वो उन्होंने बाहर आने के तुरंत क्या करा, सब उन्होंने दरवाजे लॉक भी कर गए। हम उधर बाहर का शूटिंग का सीन था, वो सीन था चालू रह गया, चालू करके वो सीन चला रहे थे। 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा, 2 घंटा हुआ, हमारा सब शूटिंग पेरेंट्स लोगों का सब हो गया, खत्म हुआ। अभी पेरेंट्स लोग को बोल रहे अभी अंदर क्या चल रहा है, वो दरवाजे को नहीं, हम वो दरवाजा नहीं खोलता था। बस वो हम लोग सब बोले कि अब पुलिस को कंफर्म करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए उधर। वो पुलिस कमिश्नर सब पुलिस लोग उधर आए, वो हमको बोया ऐसा वो दरवाजा नहीं खोलता, वो अंदर है, छोटे बच्चे, वो बहुत घबरा गए बोले। मुझे ठीक है, वो पुलिस कमिश्नर क्या किया, वो रोज से अभी कांटेक्ट कर गया कि बाबा तुम्हारा क्या है, वो छोटे बच्चे, उनको तकलीफ हो जाएगी, उनका ये हो जाएगा। वो बोल रहा था मैं छोड़ता हूँ बच्चों को ले, मेरे 1 कोटी रुपए दो, 2 कोटी रुपए दो, मैं उनको तुरंत छोड़ता हूँ, ऐसे बोल रहे हो। पुलिस कमिश्नर ऐसे नहीं करने का, छुट्टी ऐसी नहीं होती, वो ये करने का तुमको देता है, सब बोल करता है, पर तुम बच्चों को छोड़ दो। वही कोई सुना नहीं, क्या नहीं। वो पुलिस कमिश्नर बोल के एक्शन करने के लिए बोला, फायर वियर वो बुलाया, तुरंत पीछे से गए, दरवाजा तोड़ा और उन्होंने फायर किया, वो तुरंत ही गया, सब बच्चे बाहर